Resilience Law Academy. वेरी ओल्ड लॉ, रिलाय किस पे करना है? बेयर एक्ट प्लस क्लास नोट्स। क्लास नोट्स में क्या होगा आपका? क्लास की डिस्कशंस फॉलोड बाय डिक्टेशंस प्लस और लाइव लॉ फॉर रीसेंट जजमेंट्स। लैंडमार्क मैं आपको क्लास में बता दूंगा, ठीक है? रीसेंट के लिए आपको लाइव लॉ फॉलो करना है। सर बंदे का अकाउंट यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ खुला है। हाँ करांगे आंसर। मैं वही फिर बात आ रही है, आप मैं यहाँ हूँ, आप क्वेश्चन यहाँ का पूछ रहे हो। मेरे को आज जाया नहीं बंदा। आप मैं यहाँ हूँ अभी, आप क्वेश्चन यहाँ का पूछ रहे हो। वेट करो, धीरे धीरे सब आ जाएगा, मैं कोशिश करूँगा, ठीक है? स्मॉल एक्ट हार्डली आपके 10 क्लासेस में हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, ज़्यादा नहीं लगूंगा। माइनर लॉ है। सर छुट्टियां तो नहीं कर रहे ना? हाँ जी, विंटर वेकेशन तो नहीं कर रहे? नहीं एज ऑफ नाउ तो नहीं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के सिलेबस में ये नहीं है। एमपी, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड, एचपी, यहाँ पे ये है। आरजेएस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एनआईए का। इनफैक्ट यहीं से आपको आरजेएस में जजमेंट राइटिंग का क्वेश्चन भी आता है। जजमेंट राइटिंग क्वेश्चन फ्रॉम एनआईए ओनली 40 मार्क्स का सिविल में। पंजाब हरियाणा दिल्ली से नहीं आएगा ना? नहीं, सिविल लॉ च एनआईए च जजमेंट राइटिंग का क्वेश्चन आता है। या ऑर्डर राइटिंग का भी आ सकता है, ऑर्डर राइटिंग का। ठीक है, तो मैं तो ये कहता होता हूँ कि आप हर स्टेट को आई करके चलो, टारगेट करके चलो। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, सारी स्टेट्स, हाँ छत्तीसगढ़ से आंदा है एनआईए एक्ट। सारी स्टेट से एमसीक्यू सॉल्व करने हैं तुसी। पंजाब हरियाणा दे करोगे, दिल्ली दे करोगे, आई एम सो सॉरी, आपका प्री भी नहीं क्लियर होगा। उसके तो करने ही करने हैं, वो आपको पता लग जाएगा कि कैसा पैटर्न है पंजाब हरियाणा दिल्ली फॉलो कर रहे हैं। लेकिन आपको सारी स्टेट्स के और भी सॉल्व करने हैं, एमपी, राजस्थान, उत्तराखंड। नीचे वाले दे सर प्रॉब्लम आ जाती है। गुजरात च गुजराती लैंग्वेज का बस वो 10 क्वेश्चन होंगे गुजराती के, बाकी तो लॉ वाले 90 क्वेश्चन उन्होंने कॉमन है। 10 कितना बराबर? ना करो। अगर आपको गुजरात जुडिशरी में अपीयर होना है तो गुजराती सीख लो, फिर अटेम्प्ट करो। केम छो पंजाब महाराष्ट्र जुडिशरी के क्वेश्चंस बहुत टेक्निकल होते हैं। नहीं मराठी वगैरह दे, बाकी लॉ वाले तो कॉमन है, अप्लाई करो, माइंड होते क्यों नहीं। 100 मार्क्स का पेपर है, सारे को सॉल्व करो। सिंगल्स की आपको बताया, 4 वॉल्यूम की बुक ले लो, ठीक है? एक सिंगल्स के वो भी आते हैं PYQs वाली बुक, ये अलग आती है, ये मोटी सी होती है। प्रीवियस ईयर पेपर्स सारी स्टेट्स थे। ये कुछ भी नहीं है, ईनी PYQ ये एक बुक है, और जो वो होती है 4 वॉल्यूम्स, बस इसी बुक दे अगो 4 पार्ट्स किए सब्जेक्ट वाइज कैटेगराइज करता। PYQ से तुहानू एज इट इज क्वेश्चन पेपर ही पाया हुआ है, ठीक है? अब थोड़े से हम सिनॉप्सिस लिख लेते हैं कि क्या क्या कवर करेंगे हम एनआईए में। जजमेंट राइटिंग और ऑर्डर राइटिंग का क्वेश्चन आता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 40 नंबर का, ठीक है? कुछ सिनॉप्सिस देख लेते हैं कि क्या क्या करेंगे हम। इंट्रोडक्शन। व्हेन आई अपीयर्ड फॉर राजस्थान जुडिशरी 138 का एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। रादर वो पूरे चैप्टर में से क्वेश्चन नहीं आता कोई, ना प्री में, ना मेंस में, ना इंटरव्यू में। मेरे से पूछा था होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स, वो क्या होता है? इंटरव्यू। आपको तो पता होगा होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या होता है। चलो इंट्रोडक्शन, इसमें हम करेंगे टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स।
ठीक, मीनिंग ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, डिफरेंस बिटवीन डॉक्यूमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट, ठीक। फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स, जैसे अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट कर दी फ़ोन पे से या गूगल पे से, अगर इनसफिशिएंट बैलेंस है तो क्या होगा? विल यू बी मेड लायबल फॉर 138? पेमेंट ही नहीं जानी जरूरत। हाँ चलो, तो उसका क्या प्रोसेस करवाना होगा, तो वो हम यहाँ देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स में। दैट इज पेमेंट थ्रू RTGS, रियल टाइम ग्रॉस ट्रांसफर, NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ECS, IMPS। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੋ ਗਏ ਸਰ? दसूंगा मैं किस तरह। क्वेश्चन लिखो यहाँ पे, डू दे बाउंस और डिसऑनर, क्या ये भी बाउंस या डिसऑनर करते हैं? एंड इफ दे डू देन विच लॉ विल अप्लाई अपॉन देम, क्या प्रोसेस लगेगा इनके ऊपर, ठीक है, वो भी लिख लो। किस्तें बाउंस होती है तो बजाज फाइनेंस वाले का। यस, वेरी गुड, वेरी करेक्ट। सेकेंड टॉपिक में माय फेवरेट, फिर मैंने बहुत पढ़ा था इसके ऊपर, होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स। ठीक, होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो जो नोट करते हो ना पेमेंट कैश से, 100 रुपये 200 रुपये, वो भी एक प्रोमाइजरी नोट है, प्रोमिसरी नोट, क्योंकि उसे लिखा होना ना, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 100 रुपीज़, दैट इज़ अ प्रो नोट, प्रोमिसरी नोट। प्रो नोट के उत्ते आंसर करो मेरे को, क्या समरी सूट लगा सकते हैं हम? सर प्रॉमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज हुंडी ते चेक कर। नहीं, माई क्वेश्चन टू यू इज, क्या प्रो नोट है? मैंने आपको एक प्रोमाइजरी नोट साइन करके लिख के दे दिया, ठीक है, यू फेल टू पे मी द मनी, सॉरी आई फेल टू पे यू द मनी, कैन यू फाइल समरी सूट अंडर ऑर्डर 37 ऑफ CPC अगेंस्ट मी? लगता ही है सर। यस, लगता है, ठीक है। वो मीनिंग तुसी इतों पता करना है, प्रोमाइजरी नोट का प्रोसेस तुसी ऑर्डर 37 वाला अडॉप्ट करोगे, वो हम CPC में करेंगे। ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਸਰ ਵੀ NEFT ਜਾਂ ਜੀ ਬਾਉਂਸ ਹੋ ਜੇ ਉਹਦੇ ਜਬ ਸਬ ਆਰਡਰ 37 ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ठीक है, वो भी दस दूंगा। वैसे उसका आंसर नहीं है, क्योंकि दे आर नॉट प्रोमिसरी नोट्स। प्रोमिसरी नोट स्ट्रिक्टली हमको डेफिनेशन के अंदर पता करना है उसके रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, ना खब्बे ना सज्जे ना प्लस ना माइनस। तो बड़ी बारी लगेगा ऑप्शन दे विच MCQ जो आते हैं कि ये प्रोमिसरी नोट भी हो सकता है, बिल ऑफ एक्सचेंज भी हो सकता है, बट नहीं, वहाँ पे अप्लाई क्या करने आपके इंग्रेडिएंट्स सेक्शन के, स्ट्रेट अवे मैथमेटिकल फार्मूला है, जो मैथ्स के फार्मूला होता है ना, चेक करो कि क्या वो पर्टिकुलर सिचुएशन दे विच सेक्शन के इंग्रेडिएंट अप्लाई कर रहे हैं, इफ यस तो सेक्शन अट्रैक्ट हो गया, इफ नो तो फिर नन ऑफ द अबव मार्क कर दो। यह रूल होता है। IPC भी बड़ी ईजी है, इसी तरह वो भी वर्क करती है, ठीक है। जो सिचुएशन ਤੁਹਾਡੇ सामने फैक्ट्स है, देखो क्या वो ऑफेंसिव इंग्रेडिएंट्स ਨੂੰ कंप्लीट कर रहे हैं, इफ यस तो IPC वर्गा सब्जेक्ट ही कोई नहीं, ਉਹਦੇ वर्गा स्कोरिंग सब्जेक्ट ही नहीं कोई है, ਤੁਹਾਨੂੰ चार्ज क्रिएट करना आ गया। आ ਜਿਹੜਾ मैं दस्या ना हले पिछे 40 मार्क्स जजमेंट राइटिंग आती है, ये सिविल ਦੇ ਵਿੱਚ आती है, दिस पर्टिकुलर थिंग, ये वाली NI वाली सर? हाँ NIA, सिविल लॉ का पेपर RGS ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। NI हाँ NIA दी फैक्चुअल सिचुएशन, सिविल लॉ का पेपर राजस्थान जुडिशरी च होता है, 40 नंबर का ये होता है, और 160 मार्क्स के आपके दूसरे लॉज होते हैं। और क्रिमिनल च भी 40 नंबर की क्रिमिनल जजमेंट राइटिंग आती है या ऑर्डर राइटिंग आता है, मेनटेनेंस ऑर्डर नॉर्मली पूछ लेंगे वो, तो अगर मान लो जजमेंट आ गई तो 40 विचों 10 नंबर का ਤੁਹਾਡਾ चार्ज होता है, वो भी फ्रेम करना आना चाहिए। तो IPC अगर ਤੁਹਾਨੂੰ चंगी नॉलेज होएगी तो चार्ज तो ਤੁਹਾਡੇ ईजीली फ्रेम करोगे। मान लो पॉक्सो के विचों कोई आ गया क्वेश्चन, तो पॉक्सो का चार्ज लगा दोगे। व्हाट्स देयर टू लाफ? सर आज जी पढ़ा रहे थे ना जजमेंट ਦੇ ਦੋਨੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਇਕੱਠੇ ਬੋਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਵੀ 8 10 12 ਉਹਨੇ ਇਕੱਠੇ ਲਾਤੇ ਸੀ, ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹਜੇ। सिंपल जो फॉर्मूला है,
आपको सिचुएशन फैक्ट्स पता होने चाहिए। चार्ज और जो सेक्शन है, जो ऑफेंस है, उसके इंग्रेडिएंट्स है ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करेंगे। जिवें थेफ्ट है, सारा ਨੂੰ पता ਉਹਦੇ 5 इंग्रेडिएंट्स ਹੁੰਦੇ, बट दैट इज द वर्स्ट वे टू रिमेंबर। कभी भी आईपीसी इदां नहीं अटैम्प्ट करनी, आईपीसी का क्वेश्चन इस तरह नहीं अटैम्प्ट करना कि थेफ्ट के 5 इंग्रेडिएंट्स है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन, मूवमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी, आउट ऑफ द पोजेशन, ऐ सब होना चाहिए। वर्स्ट वे, अच्छे खासे नंबर कट गए। नॉर्मली सारे ऐ पढ़ाते, बट मैं इस तरह नहीं पढ़ाना। मैं तुम्हें दसूँगा एक्ट सीरीयस लिखो और मैन सीरिया लिखो, इस तरह आंसर करिएगा आईपीसी के क्वेश्चन। और अगर वो कंप्लीट हो रहा है, सिचुएशन पे लगा के देखो फैक्ट्स के ऊपर, तो ऑफेंस बन गया, आपका चार्ज बन गया, 10 मार्क्स स्कोरिंग। ठीक है, आईपीसी वर्गा सब्जेक्ट ही कोई नहीं है, मैथ्स है, टोटली मैथ्स है वो, जस्ट लाइक मैथ्स। ठीक है, ये वीडियो क्यों नहीं आ रही है? आ रही। होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स। आगे हम चलते हैं ऑफेंसिस। ऑफेंसिस अंडर एनआईए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। एक यहां पे क्वेश्चन नॉर्मली पूछा जाता है, मियर चेक बाउंस, इज इट पनिशेबल? लेट सपोज कि चेक बाउंस कर गया, क्या वो पनिशेबल है? लीगल लायबिलिटी होनी चाहिए। इस क्वेश्चन के 4 कॉर्नर्स में रह के आंसर करो। मेयर चेक बाउंस, इज इट पनिशेबल? तो बाउंस हो गया, उस तो बाद नोटिस देना जरूरी है, तो इसका आंसर होता है नो। मेयर चेक बाउंस इज नॉट पनिशेबल। नोटिस तो बाद अगर वो नहीं पेमेंट करता ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਰੈਕਟ। ਫਿਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਰ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ, ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਬਣੇਗੀ? ठीक है, ਕਰਨ ਨੂੰ लगता मजा आ रहा समझ के। जूरिसडिक्शन कहाँ बनेगी? जिथे चेक बाउंस ਹੁੰਦਾ सर उससे, वो तो जनरल रूल है। ठीक है, मान लो जिथे चेक बाउंस होया लेकिन ਉਹਦੀ ब्रांच ਲੈਟਸ ਸੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰੋਜ਼ ਖਾਨ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਬਾउंस हो गया कोई, ठीक है, ਇੱਥੇ अट्रैक्ट कर दी है जूरिसडिक्शन। लेकिन एसबीआई की ब्रांच मान लो वहाँ पे भी आपके हैपोवाल साइड में भी है, क्या वहाँ पे बंदा उस बैंक के बंदे को बुला सकता है एज अ विटनेस? विटनेस तो बुला सकता सर, जो उसके अकाउंट है। ये भी आंसर करेंगे। एचडीएफसी वाले जितने चेक ने सारे दूरी दे आगे बाउंस होते जितने मुझे चलो ये भी आंसर करेंगे हम और क्लैरिटी करेंगे। ठीक है, यहाँ लिखो फोरम शॉपिंग का कंसेप्ट, ये आपको सीपीसी में भी मैं करवाऊँगा। फोरम शॉपिंग, कंसेप्ट ऑफ फोरम शॉपिंग, ये पंजाब और हरियाणा में खास करके सीपीसी में ये फेवरेट क्वेश्चन है पंजाब और हरियाणा का। फिर हम थोड़ा सा रेफरेंस लेंगे सेक्शन 177 टू 189 ऑफ सीआरपीसी। इतने जूरिसडिक्शन बनती क्रिमिनल कोर्ट की, मैजिस्ट्रेट की कोर्ट की, है ना? ये तो सर 177 189 सीआरपीसी उधर रेफरेंस लवांगे। जूरिसडिक्शन है, केड़ी क्रिमिनल कोर्ट ट्राई करेगी? कॉग्निजेंस कोई भी मैजिस्ट्रेट ले सकता है, ट्रायल केड़ी कोर्ट च चलेगा उस ऑफेंस का? अच्छा मान लो मैं इथों दी दिल्ली जा रहा हूँ, एनआईए का क्वेश्चन नहीं है, 177 टू 189 का क्वेश्चन है। ऑन ट्रेन, आई एम गोइंग इन दिल्ली टू ट्रेन, रात को जा रहा हूँ मैं, रास्ते में मेरा वो लेट सपोज की वॉलेट चोरी हो गया, इट गॉट स्टोलन। बताओ कौन सी कोर्ट की जूरिसडिक्शन बनेगी? लुधियाना कोर्ट की, दिल्ली कोर्ट की, के मान लो वो ट्रेन अंबाले भी निकली, सरहंद भी निकली, कितों कितने अच्छा चलो अगे चलेगी, राजपुर चलेगी, यहाँ उधर चलेगी, आगे पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, सारी कोर्टा की बनेगी क्या जूरिसडिक्शन? जितने तो पता लग गया सर आगे भी मेरा चोरी हो गया। ठीक है, तो वह मैं रेफरेंस इतने लूँगा थोड़ा जा। ये फेवरेट क्वेश्चन है प्रीत, इंटरेस्टिंग है काफ़ी अभी टॉपिक। फिर मीनिंग ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, कब कहोगे आप
138 का कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है। फिर हम यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अमेंडमेंट हुई थी एक, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 143 है और इधर हाँ जी, अमेंडमेंट ये भी इम्पोर्टेंट है, लिख लिया। लेट्स टर्न द पेज। यहाँ मैं आपको एक और जजमेंट्स भी बताऊंगा, ठीक है। ये पूरी जर्नी है हमारी चलती है के भास्करन जजमेंट से लेके एक हरमनवली जजमेंट है, फिर आती है दशरथ रूप सिंह राठौर, ये तो बड़ी प्रैक्टिस में भी होगी, दशरथ रूप सिंह राठौर की भास्करन वर्सेस नहीं, हले वर्सेस नहीं, सिंपली तो मैं जर्नी दस रहा के भास्करन जजमेंट, 2 हरमनवली जजमेंट, एक 2 दशरथ रूप सिंह राठौर वाली जजमेंट। इस तो बाद एक और अमेंडमेंट हुई सी, 2 अमेंडमेंट, यहां हम चलेंगे। मैनी सेक्शंस वर अमेंडेड ओवर हियर। धीरे धीरे करेंगे हम, ठीक है। ऑलराइट, ये कितना, 4th है आपका, 4th पॉइंट, 4th टॉपिक। 5th में आप लिखो टाइप्स ऑफ डिसऑनर। यू प्लीज टेक डाउन टाइप्स ऑफ डिसऑनर्स। कितने तरह के डिसऑनर होते हैं? एक ही डिसऑनर होता है। insufficient funds और रीजन हो गया। हाँ, रीजन हो केड़ा ओ मना कर दिंदे सामने डिनाई ओ एंदा क्यों मना कर दिया? मना ही करोगे नेचुरली, इनसफिशिएंट बैलेंस है, इनसफिशिएंट फंड है, पेमेंट डिक्लाइंड बाय वो एंदा पेमेंट स्टॉप नेक्स्ट लिखो ट्रायल एंड प्रिजम्पशंस। आज मेरा दूसरी क्लास लेंदा बिल्कुल मन नहीं सी, फोन हो गया ना सर? उन भी नहीं हुआ। आज मैं सोच रहा हूँ कि आपको छोटी क्लास लूँ और छोड़ दूँ आधे पौने घंटे में। आज जानो किया होते हैं सुलिया करने आया यहाँ हम to give you treat। नो इट्स परफेक्टली ऑलराइट। ट्रायल केडी को ट्राई करेगी बताओ, जनरल रूल तो बता दो। डिसऑनर के केस में कौन सी कोर्ट ट्राई करती है? ठीक है। और प्रिजम्पशन क्या होती है करम? आपको तो पता होगा 139 की क्या कहती है प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 139। लीगली एनफोर्सेबल सेक्टर के लिए क्या इशू है? हाँ, प्रिज्यूम की करना आप केड़ा फैक्ट प्रिज्यूम करना। चलो वो भी छड्डो, आप फैक्ट की प्रिज्यूम कर रहे हैं अच्छे। और आपको पता है जब हम प्रिज्यूम कोई चीज़ करते हैं तो उस पर एविडेंस देने की ज़रूरत नहीं होती, अदरवाइज हर फैक्ट पे एविडेंस देना है। जो आप बोल रहे हो एविडेंस दो। 139 की आप फैक्ट कर दें। प्रिजम्पशन ये है कि शायद बंदे ने चेक दिया है तो उसका कोई लीगल एनफोर्सेबल डेट था जिसके लिए है क्या ले आए हो एनआई एक्ट? एज ए फ्रेंडली हाँ जी सर। निकालो जरा एनआई एक्ट का 139 देखो। फ्रेंडली वेरी नाइस, फिर आपको पता लगेगा। प्लीज टेक 139 की प्रिजम्पशन। इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर प्री। तभी मैं आपको भी इंडेक्स में रीड करवा रहा हूँ सिनॉप्सिस में। सर ये वैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी किया कि बस सिनॉप्सिस बना के केस बनाना है ना। हाँ जी, अब जो नई जजमेंट्स आ रही हैं ऐसे ही आ रही हैं इंडेक्स बना के। यस, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? हाँ नहीं, अच्छी बात। देखो ਤੁਸੀਂ बहुत अच्छी गल है, इस गल तो अवेयर हो कि ਤੁਹਾਨੂੰ लेटेस्ट ट्रेंड का पता है कि जजमेंट किस तरह आ रही हैं, बट उन्होंने पढ़िया भी करो। अभी मैंने आपको भेजी थी वो दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट। सर आज ही मैं पढ़ के हटाया लिस्ट पेंडेंट। नहीं, इन्होंने कोई पॉइंट पूछा था मेरे से तो मैंने भेजी थी। अभी एक और आई है, अभी ये क्लास खत्म हुई है, 13 बी पे एक आई है जहाँ पे वो कहा है कि आपका वो 6 मंथ्स का कूलिंग पीरियड इट इज़ नॉट मैंडेटरी। दिल्ली हाई कोर्ट की एक और है। पढ़िया करो जजमेंट्स, चलो क्रक्स ही पढ़िया करो बट पढ़ो। पढ़ना जरा क्या है प्रिजम्पशन। शशिकांत आप बोल रहे थे।
presumption in favor of holder. It shall be presumed unless the contrary is proved पहले का शैल प्रिज्यूम है. that the holder of a check received the check of the nature referred to in section 138 for the discharge in whole or in part of any debt or any other liability. तो क्या है इसमें लीगली इन्फोर्सेबल डेट की कोई बात की है? केड़ा फैक्ट प्रिज्यूम किया? ਵੀ ਹੋਲਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਸਚਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ही रिसीव्ड द चेक. ਰਿਸੀਵਡ ਪਰ ਸਰ ਡੈਟ ਤਾਂ ਲੀਗਲੀ ਇਲੀਗਲੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ की ਲੀਗਲੀ ਡੈਟ ਦੀ ਸਰ ਉਹ ਕਰਾਣਗੇ ਕਿ ਇਲੀਗਲ ਡੈਟ ਦੀ ਵੀ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ प्रोवाइड करना सी वो आप उस सेक्शन में क्यों सोच रहे हो इलीगल डेट का? अगर मान लो यहाँ पे डेट लिखा है तो इट पर से मीन्स लीगली डेट, लीगल डेट है, कोई जायज़ पर्पस, लॉफुल पर्पस के लिए डेट लिया गया. ठीक है. ट्रायल और प्रिजम्पशंस, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो होल्डर है उसने रिसीव किया चेक ऑफ द नेचर ऑफ 138 का. किस लिए? फॉर डिस्चार्जिंग द लायबिलिटी. यहीं पे हम एक और चीज करेंगे, पोस्ट समनिंग और प्री समनिंग क्या होता है. पोस्ट समनिंग एंड प्री समनिंग. ਸਰ ਇਹਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? नहीं हम तो यही कहने पर चार्ज लगता है. नोटिस original नोटिस ਕਹਿੰਦੇ ਆ कॉमनली बोलते 2 होंगे. ਸਾਲ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ, ਨੋਟਿਸ ਟੂ ਅਕਿਊਜ਼ ਲਿਖਦੇ ਆ. वो कॉमन पार्लेंस में, कॉमन प्रैक्टिस में तो बहुत कुछ गया होता है. मैं तो अक्यूज पेश करा था जज के अंदर नोटिस देना अक्यूज ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗਿਆ ਹੀ नोटिस मतलब वो आप चार्ज जो भी फ्रेम होंदा है तो इट इज़ टू बी मेड इन द प्रेजेंस ऑफ द अक्यूज्ड है ना. कोर्ट जो फ्रेम करती है. दूसरी गल चार्ज दी जो हियरिंग होंदी है, जो प्ली ऑफ गिल्ट लैनी है तो अक्यूज के सामने खड़ा होना तो जरूरी है. तो हम कहते हैं पता नहीं सी हाँ. जो चार्ज ਨੂੰ नोटिस कह रहे हैं वो अब मैं क्या बताऊँ इसमें, जो यहाँ पे प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं ना, दे आर नॉट टेक्निकली वेरी वेल वर्स्ड विद द लीगल वोकैबुलरी. जज कह रहे हैं वही तो वो फिर जज भी उनको अंडरस्टैंड वो ऐसी लैंग्वेज यूज़ करते हैं जजिस भी. अब टेक्निकली अगर आप CRPC पढ़ोगे तो वहाँ पे चार्ज ही है. नोटिस को हम वैसे तो कुछ भी नहीं होता. नोटिस नॉर्मली बोल देना कि सम्मन कराना, नोटिस कराना है, उस लिए होता है सिर्फ नोटिस. लेकिन टैक्निकली अगर मेरे तो पूछो तो अगर तुम इंटरव्यू च बैठे हो तो तुम सम्मन ही बोलोगे उत्थे, नोटिस नहीं बोलना. क्योंकि कल ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ पॉइंट आउट कर सकते हैं पैनल वाले कि कितने लिखा है नोटिस, यहाँ तो सम्मन वर्ड लिखा है, तो वाई आर यू सेइंग नोटिस. ठीक है. तो यू हैव टू थोड़ा बहुत आपको जुडिशरी अगर क्रैक करनी है ना, बुक से स्टिक होना पड़ेगा. नो डाउट प्रैक्टिकल नॉलेज इज ऑल्सो वेरी गुड, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बट थोड़ा सा ਤੁਹਾਨੂੰ किताब के नाल बुकिश वर्जन के नाल एक्सेप्टेबल होना पड़ेगा. ठीक है. एक होता है रिवर्स ऑनस क्लोज. की होया रिवर्स ऑनस क्लोज ये करण ਨੂੰ पता होएगा. करण रिवर्स ऑनस की होंदा है. लेट सपोज कि तो मैं क्लॉज वर्ड हटा दा तो रिवर्स ऑनस की होंदा है. ओनस की होंदा, चलो कोई भी दसो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओनस. हाँ जी, बर्डन. बर्डन. रिवर्स ओनस का की मतलब होंदा. ये कंप्लेनेंट ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ. हाँ कंप्लेनेंट ਦੇ ਉੱਤੇ नॉर्मली किदे ते होंदा, अक्यूज से होंदा. ये NDPS एक्ट च बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. लास्ट अक्यूज ਨੂੰ अपना डिसप्रूव करना होंदा सारा केस. कंप्लेनेंट ਦੇ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ ਸਰ, ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ? NDPS एक्ट ਦੱਸੋ ਕਿਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ. 138 ਚ ਕਹਿੰਦੇ हाँ 138 ਚ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਚ. मैं वैसे ही ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ रिवर्स ओनस ਦਾ मतलब ਕੀ है जनरली. मतलब अक्यूज ने कुछ नहीं प्रूव करना, अक्यूज ने ही अपनी बेगुनाही प्रूफ करनी है नहीं करनी. NDPS एक्ट में. वही बता रहा था. नेक्स्ट इज क्या कंपाउंडिंग हो सकती है यस 138 के केसेस की. हो सकती है. अच्छा वो समझता. होंदी रोज कंपाउंडिंग, इसमें हम करेंगे कंपाउंडिंग प्लस अमेंडमेंट्स ऑन फाइन एंड डिपॉजिट. ऐसे सर मैं फर्स्ट डे पे बियर होके ना पेमेंट करा था कोर्ट
ਤੇ ਉਹ ਡੀਐਮਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਜਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਸਟ ਇੰਟਰਸਟ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਲ ਪੇ ਕਰਨਾ। ਜਜਮੈਂਟ ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਜਜਮੈਂਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜੱਜ ਨੂੰ ਫੜਾ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਡੇਟ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਜੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ हाँ नहीं ठीक है तुसी इतने मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। और लास्ट में मैं कुछ आपको लैंडमार्क जजमेंट्स बताऊंगा, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। बेसिकली एनआईए डायरेक्टली 3 टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स से एप्लीकेबल होता है। टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स कौन से हैं वो? प्रोमिसरी नोट, और यू में कॉल इट प्रोमाइजरी नोट। दूसरा है बिल ऑफ एक्सचेंज, बिलो एक्सचेंज, ऑफ एक्सचेंज और तीसरा होता है चेक। प्रोमाइजरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। एक फोर्थ टाइप का भी वो होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इसको हम क्या कहते हैं? हुंडी। ये एक संस्कृत वर्ड हुंड से बना है। हुंड का मतलब होता है टाई कर देना, टू टाई समवन, टू बाउंड समवन, टू बाइंड समवन, टू अंडरटेक एन ऑब्लिगेशन। हुंड का मीनिंग है ये, टू बाय समवन, टू अंडरटेक एन ऑब्लिगेशन, ठीक है। क्यों हम पढ़ रहे हैं ये? वाई वी आर स्टडिंग द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट? कैन यू टेल मी व्हाट इज द वाई बिहाइंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट? वजह की है पढ़न दी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, वाई टू स्टडी। आपको पता है हम यूज भी करते हैं, क्यों? चेक बाउंस। हाँ, चेक बाउंस लिए क्यों? मैं तो हले पिछे वो दसिया कि दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। ट्रांजैक्शंस ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ देखो स्टार्टिंग से ही बिजनेस होता आ रहा है, ट्रेड एंड कॉमर्स होता आ रहा है। बेस्ट मोड क्या है ट्रेड का? पेमेंट। इट इज हार्ड कैश, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर किसी पर्सन के कोल हार्ड कैश ऑन द स्पॉट अवेलेबल हो, ठीक है। सो टू मेक द पार्टीज कन्वीनियंट, ये 3 टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हमने क्रिएट किए हैं। नेगोशिएबल का मतलब होता है ट्रांसफरेबल, जो ट्रांसफर करने की एबिलिटी रखते हैं, टेंडेंसी रखते हो, तो हम ये पढ़ते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का कंसेप्ट, ठीक है। अब एक और चीज समझो, 3 टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स आर रिकॉग्नाइज्ड अंडर द एनआईए एक्ट। ये बात मेरे को कैसे पता लगी? बाय रीडिंग द प्रीएम्बल। देखो प्लीज, an act to define and amend the law relating to promissory notes, bill of exchange and check। तो दैट मीन्स अगर कोई और तरह का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होगा वो एनआईए एक्ट से गवर्न नहीं होगा। बट मैंने आपको लिखवाया कि हुंडी होता है, वो सेक्शन 1 में को बताता है, ठीक है। वो अभी हम पढ़ेंगे सेक्शन 1 भी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वेश्चन, वेदर दिस एक्ट इज एग्जॉस्टिव और नॉट? डिफाइन एलिमेंट लिखा है। डिफाइन और अमेंड लिखा है, द वर्ड कंसोलिडेटेड हैज बीन रिटन। नहीं सर, तो बताओ ये एग्जॉस्टिव है कि नहीं है? हाँ जी, एग्जॉस्टिव का मतलब कंप्लीट इन इटसेल्फ। आपको कोई और लॉ देखने की जरूरत ही नहीं है। इसकी क्या क्या निशानियां होती हैं? आप कैसे पता करोगे वेदर अ लॉ इज एग्जॉस्टिव और इन एग्जॉस्टिव? वेयर एज हो गया ਤੁਹਾਡਾ प्रीएम्बल और ऊपर है ਤੁਹਾਡਾ लॉन्ग टाइटल। शॉर्ट टाइटल क्या है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। लॉन्ग टाइटल क्या है? एन एक्ट टू डिफाइन एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू प्रोमिसरी नोट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। और प्रीएम्बल हो गया आपका सेम लॉन्ग टाइटल ही, लेकिन वेयर एज से स्टार्ट होता है वो। वेयर एज इट इज एक्सपीडियंट। एक्सपीडियंट का मतलब क्या होता है? अर्जेंटली नेसेसरी। हाँ, जरूरी, नेसेसरी। To define and amend the law relating to promissory notes, bill of exchange and check, it is hereby enacted as follows. Now my question to you people is, बताइए
क्या ये एक्ट एग्जॉस्टिव है कि नहीं है? वो वर्ड देखना ये सर ना कह रहे हैं नहीं है, क्योंकि कंसोलिडेटेड वर्ड यहाँ लिखा नहीं होगा। कोई भी लॉ के प्रियम्बल में, बेयर एक्ट में अगर प्रियम्बल में कंसोलिडेटेड वर्ड लिखा है तो दैट मीन्स वो एग्जॉस्टिव है। जिमें कि ਤੁਹਾਡਾ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, CPC है, वहाँ पे कंसोलिडेटेड वर्ड लिखा हुआ। पॉक्सो नहीं है, पॉक्सो इज नॉट कंसोलिडेटेड, मतलब आप रिवाइज नहीं कर रहे। ठीक है, चलो लेट्स स्ट्रेट अवे गो फॉर द मीनिंग ऑफ प्रोमिसरी नोट्स। ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ स्टेटमेंट्स एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ रीजंस पढ़ने की लोड़ नहीं है, इन्हें जो क्वेश्चन भी नहीं आते। हम देखते हैं बेसिकली प्रोमिसरी नोट क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोमिसरी नोट। सेक्शन 4 हाँ, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक फीचर समझो प्रोमिसरी नोट्स के क्या होते हैं। याद रखना प्रोमिसरी नोट जब भी वर्ड आप पढ़ो या कहीं सुनो, इट इज ऑलवेज बिटवीन टू पार्टीज। ਇਹਦੇ 'ਚ हमेशा दो ही पार्टीज होंगी। अब क्योंकि ये वर्ड लिखा है प्रोमिसरी नोट, तो प्रॉमिस तो इसमें होगा ही होगा। देयर विल ऑलवेज बी अ प्रॉमिस इन प्रोमिसरी नोट। ये दो पार्टीज को आप प्रोमिसर और प्रोमिसी भी बोल सकते हो, जैसे आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में होता है। पढ़ लिया कॉन्ट्रैक्ट आपने? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं पढ़ा। ठीक है। बट समटाइम्स हम इस प्रोमिसर और प्रोमिसी को क्या बोलते होते हैं? प्रोमिसर को हम बोलते हैं मेकर या ड्रॉअर, और प्रोमिसी को हम क्या बोलते हैं? पेई। It is a promise between maker or drawer and the pay. Now who is a pay and who is a maker and who is a drawer? हाँ जी, सर ਜਿਹੜੀ ਮਨੀ ਕਰੰਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਟੂ ਪੇ ਦ ਬੀਅਰਰ। हाँ, I promise to pay the bearer। चलो फिर वो आपके लिए एक और कॉम्प्लिकेशन है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बियरर? जो उसको होल्ड कर रहा है। हाँ, धारक, धारण करने वाला, पोजेस करने वाला, उसको हम कहते हैं बियरर, जो बियर कर रहा है उसको। आई प्रोमिस टू पे द बियरर। आई मतलब मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। और भी द गवर्नर प्रॉमिस कर रहे हैं। वो आप प्रॉमिस कर रहे हो कि आरबीआई का वो गवर्नर, आरबीआई का जो गवर्नर है वो प्रॉमिस कर रहा है कि मैं उसको प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको 100 रुपए दूंगा। हाँ, और क्योंकि अभी वो मेरे पास है, लेट सपोज आपके पास है, आपके पास है, आपके पास है, तो आप कौन बन गए? बियरर्स, धारक बन गए आप। बियरर को हम क्या कहते हैं? धारक। और मेकर क्या होता है, ड्रॉअर क्या होता है और पेई क्या होता है? मेकर सर जिन्हें प्रॉमिसरी नोट तैयार करवाया। मान लो सपोज दैट दिस इज अ नोट, एक पीस ऑफ पेपर है, इस पे मैं लिख देता हूं प्रो नोट। मैं बना रहा हूं ये, आई करण, ओ उपिंदर, ओ मतलब OWE, मैं लिखते हुए है पैसे उपिंदर सर तो किन्ने? ओ उपिंदर। लेट सपोज 500 रुपीज एंड आई प्रॉमिस टू पे हिम, और नीचे मैंने अपने साइन कर दिए। इसको थोड़ा और बड़ा बना लेता हूं। ये क्या है? एक्नॉलेजमेंट है। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट वो लिमिटेशन वाली तुसी तौर पे ना, ये प्रो एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है अप्रूवल, एक्सेप्टेंस। चाहे मैं किसी भी वे दे नाल एक्सेप्टेंस करा, अप्रूव करा, चाहे मैंने प्रोमिसरी नोट के थ्रू कर दिया, चाहे मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू कर दिया, चाहे मैंने चेक के थ्रू कर दिया, मैंने कर दिया। लेकिन दैट इज अ टेक्निकल थिंग, थोड़ी सी वो टेक्निकल बात है। ये क्या है? दिस इज अ साइन, आई करण ओ उपिंदर 500 रुपीज। करण ने उपिंदर तो 500 रुपए लिखते हुए है,
एंड आई दैट इज करण प्रॉमिस टू पे हिम, मैं उसको पे करूंगा। नंबर 1 दो पार्टीज हैं, करण उपिंदर, प्रॉमिस है, वर्ड ही लिखा है प्रॉमिस एक्सप्रेसली। और एक बात और याद रखना, यहां पे मैं चाहे स्टार लगा के लिख लो, प्रॉमिस शुड बी अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, इट शुड बी अनकंडीशनल। पहले तो प्रो नोट चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब समझ आए, फिर आप टेक्निकलिटीज पे जाएंगे। प्रॉमिस शुड बी अनकंडीशनल, कंडीशनल अंडरटेकिंग होनी चाहिए, कंडीशनल के अनकंडीशनल, बिना किसी शर्त के, बिना किसी टर्म्स एंड कंडीशंस के अंडरटेकिंग। टू पे हिम, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, मैं कौन हूं? प्रॉमिसर। वो कौन है? प्रोमिसी। मैं बनाने वाला हूं, आई एम द मेकर ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट। इस डॉक्यूमेंट को बनाने वाला कौन है? मैं हूं, तो आई विल बी कॉल्ड एज अ मेकर और ड्रॉअर। ठीक है, और जिस पर्सन को मैंने पैसे देने हैं दैट इज उपिंदर सर, ही विल बी कॉल्ड एज पेई। फॉलो करके डेढ़ से सही कर दो हुने लग जाओ क्लास थोड़ा। वैसे भी मैं तो देने हो जेडे मैं समोसे और ब्रेड पकौड़ा खाया। 500 नहीं। ठीक है, इतनी बात समझ आई। प्रॉमिस, प्रॉमिसरी नोट में प्रॉमिस पक्का होगा। प्रॉमिस का मतलब क्या? अनकंडीशनल होना चाहिए। अगर मैं यहां पे लिख दूं आई प्रॉमिस टू पे हिम 500 रुपीज इफ ही विल गिव मुस्लिम लॉ टेस्ट, ये तो प्रो नोट नहीं ना रहे। ये क्या हो गया? प्रॉमिस ये कंडीशन आ गई, इट विल बी अ कंडीशनल अंडरटेकिंग। प्रो नोट में कभी भी कंडीशनल अंडरटेकिंग नहीं होगी, अगर होगी तो वो प्रो नोट नहीं होगा, दैट विल बी समथिंग एल्स। फॉलोड, टू पार्टीज, प्रॉमिस, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग मेड बाय द ड्रॉअर और द मेकर। और एक बार और याद रखना, ये प्रो नोट मैंने बनाया फर्स्ट टाइम, मैंने यहां पे इस पे साइन की है, दिस विल बी द फर्स्ट टाइम साइन। कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं, दैट इज ड्रॉअर कर रहा है, ड्रॉ करने वाला। अगर आप कहीं भी बेयर एक्ट में वर्ड पढ़ो ना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो इसका मतलब आप समझ लेना कि कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है और उस पे साइन ऑलरेडी हुए हैं, फर्स्ट टाइम सिग्नेचर हो गए हैं। ये आपको तब समझ आएगा जब मैं आपको होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स और एंडोर्समेंट के कंसेप्ट पे लेके जाऊंगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, द वर्ड इटसेल्फ मींस अ इंस्ट्रूमेंट हैज बीन प्रिपेयर्ड और मेड एंड इट हैज बीन साइंड आल्सो इंडीड, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਵੀ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਫॉलोड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रो नोट और प्रोमाइसरी नोट? ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਲੀਗਲ ਸੈਂਟੀਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ सूट भी फाइल कर सकते हो कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ। ही हो गया था बड़ा है। प्रॉमिस है तो प्रॉमिस क्या है? कॉन्ट्रैक्ट होता है। चलो आगे चलते हैं। ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਰ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋ ਨੋਟ ਹੁੰਦਾ? मैं कंफर्म नहीं हूँ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ स्टैम्प एक्ट, क्योंकि आई हैव लीस्ट नॉलेज। फिर मैं आपको कल बता दूंगा पढ़ के, ठीक है। दूसरा समझो, जो रिकॉग्नाइज किया गया इंस्ट्रूमेंट बिल ऑफ एक्सचेंज, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट द्वारा बिल ऑफ एक्सचेंज। इसके कुछ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स देख लेते हैं क्या है। जब भी आप बिल ऑफ एक्सचेंज वर्ड पढ़ो, सुनो, देखो, लिखो, ऑलवेज रिमेंबर इट विल हैव 3 पार्टीज। इसमें 3 पार्टीज होंगी। 1 पर्सन विल बी कॉल्ड ड्रॉअर और मेकर, अदर पर्सन विल बी कॉल्ड ड्रॉई and the third person will be called payee. ठीक, नाउ हु इज ड्रॉअर? ड्रॉअर और पेई तो समझ आ गया। हु इज ड्रॉई? ये ड्रॉई कौन होता है? बैंक ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ सर्विस प्रोवाइड करेगा। चलो एक मिनट रुको। जिस तरह प्रॉमिस मैं तुहानू दस्सिया कि इट इज अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग का मतलब की हुंदा? मैं अंडरटेक कर रहा कि मैं उपिंदर सर नू 500 रुपये देने। आई एम ऑबलाइजिंग, मैं एक ड्यूटी अपने आप को बाइंड करता।
क्या बिल ऑफ एक्सचेंज में कोई अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होगी? अनकंडीशनल अंडरटेकिंग नहीं होगी ना। इसमें होता है अनकंडीशनल डायरेक्शन। In it there will always be unconditional direction or order, and please remember this. ठीक है सर। अनकंडीशनल डायरेक्शन होगी या ऑर्डर होगा? किसको? ड्राइंग। ड्रॉइंग। कौन देगा? ड्रॉअर यानी कि मेकर। क्या देगा? इसका एग्जांपल जैसे कि एक बिल ऑफ एक्सचेंज मैंने बनाया, आई डायरेक्ट SBI बैंक टू पे मिस्टर उपिंदर 500 रुपीज, और यहां मैंने अपने साइन कर दिए। आई ड्रॉअर, SBI बैंक कौन है? ड्रॉइंग। उसको मैं कमांड दे रहा हूं, उसको मैं डायरेक्शन दे रहा हूं, डायरेक्ट कर रहा हूं। और मिस्टर रुपिंदर कौन हो गए? पे। फॉलोड? ये है आपका बिल ऑफ एक्सचेंज। सेक्शन 5 में जो वर्ड यूज किया गया बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे, वो वर्ड यूज किया गया अनकंडीशनल ऑर्डर। करण, आर यू गेटिंग? सर ड्रॉअर कौन सी है? बनाने वाला बनाने वाला है कौन सी बनाने? मैं। SBI बैंक कौन है? ड्रॉइंग। ड्रॉइंग। और उपिंदर सर कौन है? पे। 3 पार्टीज। पैसे कितने हो गए? 500। 1000 हो गए। 500 कम से नोट हुई। आगू मैं नेम ही चेंज कर दूंगा जब चेक चाहूंगा ना। ठीक है। ये जो हाँ अनकंडीशनल और ये डायरेक्शन है ना, यहाँ जो ऑर्डर होती है, या इसको हम कमांड भी बोलते हैं, ये हम ड्रॉई को करते हैं। ठीक है, समझ आया? ड्रॉअर, ड्रॉई और पेई कौन होंगे? अब तो नहीं गलती करोगे? ठीक है। नेक्स्ट इज चेक। किसके नाम पे बनाऊं चेक, आप बताओ? बाउंस ही हो रहा है। नहीं नहीं, बाउंस नहीं होता, डोंट वरी, पास हो जाएगा, क्लियरिंग हाउस में। हाँ जी, सौरभ सर दे नाम मैं सौरभ सर तो नाम पे चेक बनावा? ठीक है, मैं अपने आप पे बना लूँ। चलो ऑनलाइन स्टूडेंट का बना देता हूं। एक चलिए चेक जब भी पढ़ो, देखो सुनो, देखते ही हो सुनते ही हो, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चेक भी एक तरह का बिल ऑफ एक्सचेंज ही है। जो जो रिक्वायरमेंट बिल ऑफ एक्सचेंज की हैं सारी की सारी चेक की भी होंगी। 3 पार्टीज होंगी, कमांड होएगी, अनकंडीशनल कमांड होएगी। ठीक है, बट एक कमांड किन्नू होएगी? There will be a command, there will be a direction or order, but to whom this order will be against? किसके अगेंस्ट होगी ये कमांड या डायरेक्शन? किसको हम डायरेक्ट करेंगे? स्पेसिफाइड बैंकर को। ये जो मैंने ऊपर एग्जांपल बनाया ना बिल ऑफ एक्सचेंज का, ये चेक का एग्जांपल है। रादर इत्थे मैं लिखना चाहिए सी SBI बैंक नहीं, करण लिख देना मैं। चलो बिल ऑफ एक्सचेंज याद रखना, कमांड असी किसी भी पर्सन को कर सकते हैं, लेकिन चेक च असी कमांड या जो ऑर्डर करांगे सिर्फ बैंकर को करांगे। SBI बैंक, PNB बैंक, HDFC बैंक एक्सेट्रा। ठीक है, इट ऑल्सो इन्वॉल्व 3 पार्टीज। जो इंग्रेडिएंट्स बिल ऑफ एक्सचेंज दे है वो चेक दे भी होंगे, बट इट इज ऑलवेज अगेंस्ट अ स्पेसिफाइड बैंकर। बट द ओनली डिफरेंस इज द कमांड इन बिल ऑफ एक्सचेंज इज मेड टू एनी पर्सन, but a command in check is always made to a specified banker.
ਸਰ ਡਰੋਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਡਰੋਈ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਡਰਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਆਰਡਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨੂੰ ਪੇ ਕਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ। ਤੇ ਬੈਂਕ ਡਰੋਈ ਹੈ, ਡਰੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਡਰੋਰ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹੋ ਨਾ ਪੇਈ ਆ। ਡਰੋਈ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਡਰੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਚੈੱਕ ਇੱਕ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੈੱਕ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੌਣ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਰਾਈਟ। ਕਿਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਕੇ? ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਕੇ। यस बलकरण सर। बलकरण सर कुछ पूछना है? सॉरी, ओके, बाय मिस्टेक। करण अब आप मेरे को ये बताना प्लीज, ए डायरेक्ट्स बी टू पे सी, ये क्या है? और पार्टीज का नाम भी बताओ, लीगल नाम। सर ये हो गया बिल ऑफ एक्सचेंज। वेरी गुड। ये बिल ऑफ एक्सचेंज कैसे है? सर वो मैं बैंक ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। रॉन्ग। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਇੱਥੇ ਬੈਂਕ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਤੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਫਿਰ A डायरेक्शन दे रहा है B ਨੂੰ टू पे C। जी B बैंक का एक मिनट, जी मैं वही नो किया। कमोशन प्लीज। मैं वही किया सर, A मैं हो गया B बैंक का ते C ਨੂੰ पे करना। बैंक ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਮੈਂ? ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਬੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਬੈਂਕ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੈਂਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਿਲ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਹੈ। है ना? ਤੁਸੀਂ क्या बिल ऑफ एक्सचेंज है? वेरी करेक्ट। बताओ ये बिल ऑफ एक्सचेंज क्यों है? इट इज अ सिंपल आंसर। अच्छा चलो रुको, कोई मत आंसर करना, ये बताओ जरा, ए डायरेक्ट्स बैंक टू पे सी, ये क्या है? अब बताओ। डायरेक्ट्स बी, डायरेक्ट्स बैंक, बाकी सब सेम है। सर ये हो गया बिल ऑफ एक्सचेंज। ध्यान नाल सोचो बेटा जी, मैं की समझाया? बिल ऑफ एक्सचेंज की हुंदा? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? जी जी ਕਿੰਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? बैंक। ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਬੈਂਕ? ਇਸ ਫਸਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸੋ। ਬੀ ਲਿਖਿਆ, ਬੀ ਸੈਕੰਡ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਬੈਂਕ। अगर इतना से बोलो बोलो। हाँ ड्रॉवर ड्रॉई एंड पे। चलो इसमें ड्रॉ ड्रॉई और पे बताओ कौन है, फिर मैं आगे आता हूँ चेक पे। सर ड्रॉवर का हो गया A, ड्रॉर हो गया ए, ठीक है। ड्रॉई हो गया B, ड्रॉई हो गया बी, ठीक है। C हो गया पे। सी हो गया पे। ए की बनया? चेक। ये चेक कितना बनया? सर ये बिल ऑफ एक्सचेंज बनया। फर्क की है चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज? सर क्यों डायरेक्शन दे रहे कि इन्हें पे कर दो। डायरेक्शन का दोनों कर रहे हैं। डायरेक्शन तो दोनों च है। दो समोसे घुमाए। सर एक मिनट हो गया। अरे इतना तो है भी नहीं कॉम्प्लिकेटेड। नहीं सर, अगर ये नहीं समझा फिर वोल्टर कैसे समझोगे आप? जिसे बंद नहीं कर रहे, बंद कर दे इसको बोल दे। वो नहीं। नो कमोशन प्लीज। सर यार सर वो सर ऊपर वाला था बिल ऑफ एक्सचेंज रहेगा। हाँ ठीक है, दूसरे वाला क्या है? सर ये भी वही है, हाँ, की है वही की है। बिल ऑफ एक्सचेंज ये भी।
सर मैं फिर तो समझाना, याद रखना। देखो डायरेक्शन कमांड दोनों च है, जी लेकिन ਜਿਹੜਾ ਬਿਲ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ ਉਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਮਾਂਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ठीक है लेकिन ਜਿਹੜਾ चेक होएगा वो च जरूरी है कि तुसी डायरेक्शन बैंक ਨੂੰ दोगे। तो बताओ अब ये सेकंड वाला क्या है? सर ये चेक हो गया हाँ, क्यों? क्योंकि बैंक में डायरेक्शन और ऊपर वाला की है बिल ऑफ एक्सचेंज क्यों? क्योंकि वो कोई भी पर्सन हाँ, हुन समझ आया मिस्टेक अपनी। ये बी कोई भी पर्सन है, ये बैंक का नाम नहीं मैंने लिखा HDFC या PNB या SBI, ठीक है? ये बैंक है, बैंक वर्ड पर्टिकुलरली लिखा होगा बैंक, ठीक? ड्रॉअर इज अ पर्सन हु मेक्स और साइंस द इंस्ट्रूमेंट। लिखो थोड़ा, ड्रॉअर इज अ पर्सन हु मेक्स और साइंस इंस्ट्रूमेंट, फुल स्टॉप। He has the liability to pay. He has the liability to pay. He has the liability to pay. मतलब इसको पैसे देने हैं, इन्हें पैसे देने हैं आगे किसी को। नेक्स्ट लाइन में लिखो, ड्रॉई इज अ पर्सन हु इज डायरेक्टेड टू पे। ड्रॉई इज अ पर्सन हु इज डायरेक्टेड टू पे। And thirdly, pay is a person who receives the money. Pay is the person who receives the money. Receives the money. ये दोनों ड्रॉअर है, ये दोनों ड्रॉई है, और ये दोनों पे। ठीक, अब देखो चेक कुछ ऐसा दिखता है ना? डेट रहेगी सर। चलो मैं जो समझाऊंगा उसमें, यहाँ किसका नाम आएगा, यहाँ किसके साइन होंगे? इट इज चेक। यहाँ किसका नाम आएगा? पेड। आप इसको पे कर रहे हो, जैसे मैं उपेंद्र सर को 500 दूँ, यहाँ किसके साइन आएंगे? ਜਿਹੜਾ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ जेड़ा ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ड्रॉअर ड्रॉअर, साइन ऑफ ड्रॉअर। फॉलोड? इतना पता है? ये कौन है? बैंक हु इज दिस? बैंक वो तो मैंने भी पता है। लीगली ही इज हु? ए ओ ड्रॉई ड्रॉई। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके सामने, क्या ड्रॉअर अपने आप को डायरेक्ट कर सकता है पे करने के लिए? ये तो सर ट्रस्ट वाले काम हो गए। लिखो एक क्वेश्चन, कैन अ ड्रॉअर डायरेक्ट हिमसेल्फ टू पे? थोड़ा अटेंटिव रहा करो अगर क्लास सेल्फ वाले चेक कर लेते हैं, सेल्फ वाले चेक कर देते हैं, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਈਨ करके वो तो फिर बना लेना। आप ही बना सकते हो। क्वेश्चन समझो पहला की है, कैन कैन अ ड्रॉअर डायरेक्ट हिमसेल्फ टू पे? himself yes यस। मेरा था yes। मैंने ये नहीं पूछा कि ड्रॉअर डायरेक्ट हिमसेल्फ टू ड्रॉ अ चेक। क्या ड्रॉअर अपने आप ਨੂੰ डायरेक्शन दे सकता है कि तू पे करने खुद ਨੂੰ? अपने आप में direct डायरेक्शन देनी है, डायरेक्शन। himself to डीजेएस का क्वेश्चन है ये। from C note
कैन अ ड्रॉअर डायरेक्ट हिमसेल्फ टू पे, क्या वो खुद को कमांड दे सकता है, डायरेक्शन दे सकता है, ऑर्डर कर सकता है कि तुम पे करोगे? मैं यस ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੂੰਗਾ। बताओ प्लीज। ਜਦੋਂ ड्रॉअर खुद ਨੂੰ डायरेक्शन ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ? अच्छा चलो इतने चेक बनाया, क्या पे पे जब वो सेल्फ लिखता है क्या वो खुद को डायरेक्शन दे रहा है? ना, वो तो बैंक ਨੂੰ डायरेक्शन दे रहा है, बैंक ਨੂੰ दे रहा है ना। जब इतने सेल्फ भी लिखते हैं आते, मैं कह रहा हूँ वो खुद को डायरेक्शन दे रहा है। कैन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन अराइज? दिस वाली, अरे सोचो ये एक्सेप्शन भी नहीं है ये। जब वो ड्रॉअर खुद को डायरेक्ट कर रहा है कि तू पे करेगा, देन व्हाट विल बी दिस कॉल्ड? क्या क्या कहेंगे इसको? अरे भाई, सर ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ जब मैं खुद को डायरेक्शन कर रहा हूँ कि करण तुम्हें ये डायरेक्टेड है कि तुम उपिंदर को 500 रुपए दोगे, तो ये क्या बन गया? ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਰ। प्लीज नो कमोशन, you create too much of commotion, Upinder sir, which is not at all expected from you. करण खुद को डायरेक्ट कर रहा है कि आप उपिंदर सर को पैसे दें। बताइए, दो पार्टीज हो गया जी। ओनली करण एंड उपिंदर आर इन्वॉल्वड इन दिस पर्टिकुलर केस, तो क्या बन गया? ये प्रोमिसरी नोट ही है ये। सर मैं कह रहा हूं इट इज प्रो नोट ओनली, क्योंकि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ खुद करण ही तो बाउंड है उपिंदर सर ਨੂੰ पे ਕਰਨ ਦਾ, तो खुद ਨੂੰ ਤੇ डायरेक्शन दे ਰਿਹਾ। पैसे कटवा के दूंगा जिस तरह मर्जी दवे, मैं कहा डायरेक्शन कमांड किन्नू कर रहा हो? खुद ਨੂੰ कर रहा ना मैं। जिवें मान लो ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ खुद ਨੂੰ अगर कमांड ਕੀਤਾ ਕਰਨ उपिंदर सर ਨੂੰ 2 तरीक ਨੂੰ पैसे देने हैं 2 जनवरी ਨੂੰ, ਇਹ डोंट टू लाफ समझो, एक ही है, प्रो नोट ना होया, इट इज प्रो नोट ओनली। यस, सो दिस सिचुएशन कैन ऑलवेज बी देयर। निकालो सेक्शन 4। अब हम इसके लीगल लैंग्वेज पे जाएं। समझ आया सारा में प्रो नोट चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब की है? नाउ क्लियर? ਜਲਦੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸਰ। चलो जल्दी कर देंगे, कल आप पढ़ लेंगे सेक्शन 4, फिर कल डिक्टेशन थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। वैसे आपको ज़रूरत तो है नहीं, फिर भी मैं देख लूँगा डिक्टेशन की। सर ये किहड़े वाला जरूरी सेक्शन के सामने इसके ना इलस्ट्रेशन पढ़ने वाले हैं, थोड़ा पढ़ो सेक्शन 4 की कह रहे हो तुसी? मैं कह सर ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ सेक्शन हो ही कराने के सारे नहीं नहीं जरूरी करना, जरूरी बाकी सेल्फ आप खुद भी रीड कर सकते हो। मैंने बेस बना देना है आपका, बिल्डिंग खुद कंस्ट्रक्ट करनी है, ठीक है? कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी का कंसेप्ट होता है ना, वो चीज। प्लीज टेक आउट सेक्शन नंबर 4, प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, नॉट बीइंग अ बैंक नोट और करेंसी नोट। देख लो पिंदर सर, प्रोमिसरी नोट ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਚ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਐਕਸਕਲੂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, not being a currency note or bank note, containing an unconditional undertaking signed by the maker to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument. फॉलो किया? ਆਰਡਰ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਉਹਨੇ चलो वो मैं आना। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैंने ये आंसर करो कि हम नोट क्यों एक्सक्लूड कर रहे हैं प्रोमिसरी नोट से, की डेफिनेशन से। जो 100 रुपये या 500 रुपये का नोट है तो वो भी प्रो नोट ही, लेकिन यहाँ पे क्यों लिखा है फिर नॉट बीइंग अ बैंक नोट और करेंसी नोट? वाई? Promissory note is an instrument in writing containing an unconditional undertaking signed by the maker. The currency note पे उसके RBI के गवर्नर के साइन undertaking उसकी। तो चलो वो ले रहा है अंडरटेकिंग, सो व्हाट, वो भी तो प्रोमिसरी नोट ही है। वाई दे हैव एक्सक्लूडेड? ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਟ ਵੱਖਰਾ ਕਰੰਸੀ ਹੈ। ठीक है, क्लोज हो, ठीक है। सो द आंसर इज कि इवन दो बैंक नोट और करेंसी नोट भी प्रोमिसरी नोट्स ही होंगे हैं, बट दे आर स्पेसिफिकली गवर्नड अंडर RBI एक्ट, ठीक है? बैंक नोट और करेंसी नोट छापन का अधिकार सिर्फ RBI के कोल है, नॉर्मल पर्सन कभी भी बैंक नोट या करेंसी नोट नहीं छाप सकता है, वो भी प्रोमिसरी नोट ही, लेकिन एक्सक्लूसिव अथॉरिटी किसके पास है? RBI के पास, तो RBI एक्ट से वो गवर्न होता है, ठीक? Indeed, they are also promissory note, but currency notes or bank notes have been falling into the exclusive domain of Reserve Bank of India (RBI). मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ,
नेचर इसकी प्रोमिसरी नोट जैसी ही है, बट इनको हमने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में ना रख के एक्सप्रेसली आरबीआई एक्ट में रखा है। ठीक है, ते अगर सिंपली अगर मैं कोई कागज के टुकड़े के उत्ते पीस ऑफ पेपर के उत्ते लिख के अगर तुहानू दे दा कि मैं तुहानू 100 रुपए पे करने हैं तो वो प्रोमाइजरी नोट है। लेकिन अगर वो नोट एक्सप्रेसली बैंक नोट है तो वो आरबीआई के डोमेन के अंदर आता है वो भी प्रोमिसरी नोट, नेचर उसकी भी प्रोमिसरी नोट जैसी ही है। ठीक है, चार्जिंग खत्म हो गई। हाँ जी। कितना लगा चार्जिंग? सभी बैटरी अच्छा। और एक गल होर याद रखना, सर्टेन सम ऑफ मनी होनी चाहिए ओनली, लिखा ना, सर्टेन सम ऑफ मनी, अनसर्टेन सम ऑफ मनी नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली। ਜਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ। हाँ, एक्सप्रेसली जी फिक्सड है, सर्टेन है, श्योर है, जिहदे उत्ते तुसी श्योर है, और मनी ही ओनली चाहिए है, क्योंकि ओनली वर्ड पर्टिकुलरली लिखा हुआ है। इट शुड नॉट बी काइंड, जिवें कि मैं भुपिंदर सर नूं 10 किलो शुगर अगर दे रहा या राइस दे रहा हूं तो दैट इज काइंड, वो मनी तो नहीं है, तो वो प्रोमिसरी नोट भी नहीं है। और टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन, अब सर्टेन वर्ड यहाँ पे 2 बार ही लिखा है, एक तो सर्टेन मनी के साथ और सर्टेन पर्सन के साथ। उपिंदर सर एक सर्टेन पर्सन है, एक श्योर शॉर्ट पर्सन है। पे करने हैं। हाँ, मैनू पता है कि मैं किन्नू पे करने हैं, कोई अनसर्टेन पर्सन नहीं है। या मैं डायरैक्टली उपिंदर सर ਨੂੰ पे करा, ड्रॉवर पे करे, या उन्होंने ऑर्डर ते मैं किसी ਨੂੰ पे करा। मान लो उन्होंने कहा कि तू शशिकांत ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ पे करो, then it is also promissory note। or to the bearer of the instrument, bearer मतलब धारक, or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument। तो bearer कौन है? उपिंदर सर, और order of certain person मान लो शशिकांत हो गया। ठीक है, समझ आया डेफिनेशन ऑफ दिस प्रोमिसरी नोट। अब इसके एग्जांपल्स से अब आप मेरे को बताना कि ये प्रोमिसरी नोट है कि नहीं है। ए साइंस एन इंस्ट्रूमेंट इन द फॉलोइंग टर्म्स, ए ने एक पीस ऑफ पेपर, एक इंस्ट्रूमेंट साइन करके ए लिख देता, आई प्रॉमिस टू पे बी और ऑर्डर ₹500। टेल मी, इज इट अ प्रोमिसरी नोट और नॉट? इंग्रेडिएंट्स लगाओ। ऑर्डर का भी मतलब उसी से। ऑर्डर हुई, अगर बी ने मान लो सी ਨੂੰ कहता कि ए तू सी ਨੂੰ पे कर दी, मेरे तो प्रोमिसरी नोट है। इज इट अ प्रोमिसरी नोट? रीजन बताओ। सर वो कर सकता है एक्चुअली। दो पार्टीज ने सर, हाँ, 2 पार्टीज ने। कर रहे हो तो उन्हें भी चलो, आई गेस ਹੁਣ टाइम भी ओवर हो गया, ਆਪਾਂ ਕੱਲ कंटिन्यू Resilience Law Academy.